शुरू करा है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। सबसे पहले देखो भाई, हम रिएक्शन देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की, जिसमें हम 6 CO2 लेते हैं, है ना, और 12 H2O, और जब उसको हम प्रकाश वर्णिक की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, एक ग्लूकोज बनता है C6H12O6, और 6 हमारे जल के अणु निकलते हैं, और फिर 6 O2 निकलती है ना, 6 ऑक्सीजन के अणु। अब हमें मालूम है कि यहाँ से जो जल से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि जल जो होता है वो 3 भागों में टूटता है, एक तो हाफ O2 में, और एक 2 इलेक्ट्रॉन में, और एक 2 H+ आयन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इस तरह से चीज़ देखी, और एक और अब हम कुछ फैक्ट देखेंगे। जैसे सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण जो है वो किसने करा था, सल्फर बैक्टीरिया ने करा था, गंधक जीवाणु ने किया था, जो कि नॉन ऑक्सीजनिक था, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं निकली थी। और सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजनिक किसने करा था, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया ने किया था। अब ऑक्सीजन क्रांति फिर कौन लाया, यानी कि ऑक्सीजन इसने मुक्त करी, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। इस तरह से बहुत सारी क्रांतियों से हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होती है, उसके जनक कौन थे, और श्वेत क्रांति भी होती है, उसके जनक कौन थे। जैसे हरित क्रांति में क्या हुआ, पेड़ पौधे लगाए गए, तो उसके जनक थे नॉर्मन बोरलॉग, है ना, नॉर्मन बोरलॉग। और श्वेत क्रांति जिसमें दूध का जो था वो उसकी क्रांति करी, दूध की बढ़ोतरी बढ़ाई, है ना, उस किसने करी थी, वर्गीस क्यूरीन ने, है ना, वर्गीस क्यूरीन ने, जो कि इंडिया के थे, जिन्होंने अमूल कंपनी के फाउंडर थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे, जो हमने ये रिएक्शन देखी, जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, जिसमें हम 6 CO2 लेते हैं और 12 H2 लेते हैं, प्रकाश वर्णक की उपस्थिति में हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल बनता है, ठीक है ना। अब देखो, इसमें 2 चरण होते हैं, एक तो प्रकाश अभिक्रिया होती है और एक अप्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश अभिक्रिया में क्या होता है, जब हम जल लेते हैं, है ना, जल जो है वो प्रकाश और वर्णक की उपस्थिति में क्या बनाता है, जो मैंने बताया, तो ऑक्सीजन निकालता है ना। तो ये जो चीज़ होती है वो होती है प्रकाश अभिक्रिया, जिसमें हम प्रकाश वर्णक की उपस्थिति में जल क्या होता है, ऑक्सीजन बनता है, और इससे जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, ATP और NADPH बनता है। अब ये ATP और NADPH जो है, इसका उपयोग करके अप्रकाश अभिक्रिया होती है, यानी कि जो अब बचा है 6 CO2, वो क्या बनाएगा, एक ग्लूकोज और जल के अणु बनाता है, जिसमें हमें ATP का यानी कि एनर्जी का इस्तेमाल करना होता है, और एंजाइम की उपस्थिति में ये बनाता है, यानी कि हमारा एक तरह से हम कहते हैं मंड स्टार्च या अपना खाना बनाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अब हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ठीक है ना, प्रारंभिक प्रयोग जो टॉपिक है हमारी NCERT का। तो कुछ हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे, जो कि 8 है। पहला है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, जिसे हम शबलित पत्तियां प्रयोग बोलते हैं, है ना, जिसमें हम वेरीगेट जो पत्तियां यानी कि जिनके ऊपर हमने काले कपड़े से ढक दिया उन पत्तियों को, तो उससे हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि जो हरे भाग है उसकी आवश्यकता क्या है। जब हमने शबलित पत्तियाँ यानी उस पत्ती जिसे आंशिक रूप से काले कागज़ से ढक दिया है और प्रकाश में रखा हो, इससे स्टार्च मंड बनने का प्रयोग किया गया होगा, तो उससे क्या होगा, स्टार्च के लिए इन पत्तियों के परीक्षण से यह बात प्रकट होती है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के प्रकाश में पेड़ के केवल हरे भाग में संपन्न होती है, यानी कि इससे हरे भाग का महत्व मालूम पड़ा कि जिसको हमने ढक दिया उसमें नहीं बना खाना मंड, और जिसको हमने नहीं ढका था यानी कि जो खुला हुआ भाग था, हरा भाग, उसमें हमने देखा तो खाना बना। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हरे भाग की भूमिका है पत्ती में। अब दूसरा है कि हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, अर्थपूर्ण प्रयोग क्या था, जिसमें हम CO2 की आवश्यकता देखेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे सबकी आवश्यकता के बाद हम निष्कर्ष निकालेंगे कि हाँ, हमारा जो भोजन है पेड़ में वो कहाँ बन रहा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करा, हमने पत्ती को आधा बीकर में डाल दिया, और वो बीकर किसका था, जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड थी, KOH था, और उसको जब हमने आधा पत्ती में डाला और उसको बंद कर दिया, तो यहाँ पर क्या होता है, जो वहाँ की जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो सारी अवशोषित कर लेता है, कौन, हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो पत्ती को नहीं मिलेगी, तो पत्ती को जहाँ पर हमने बीकर से आधा बंद करा था वहाँ पर उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, तो उससे वो अपना ग्लूकोज भोजन नहीं बना पाई। तो वहाँ पर हमने जब देखा उसको, तो आधे में मंड स्टार्च नहीं बना था भोजन और आधे में बना हुआ था, तो इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता मालूम पड़ी। फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट था जोसेफ प्रीस्टली एक्सपेरिमेंट, जिसे बेल जार एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। जोसेफ प्रीस्टली जो थे एक सबसे
महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में से एक हैं जिन्होंने ऑक्सीजन की भी खोज करी थी, है ना। 1774 में उन्होंने ऑक्सीजन की खोज करी और 1770 से उन्होंने कई जो है ना प्रयोग किए, है ना, जिनसे पता लगा कि हरे पौधे की वृद्धि में हवा की एक अनिवार्य भूमिका है, यानी कि वो इन्वायरमेंट यानी हवा से संबंधित बातें बता रहे थे। और उसी के बाद उन्होंने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की। अब प्रिस्टले ने देखा कि एक बंद स्थान जैसे कि एक बेल जार में जलने वाली मोमबत्ती जल्दी ही बुझ जाती है, इसी प्रकार किसी चूहे का सीमित स्थान में जल्दी ही दम घुट जाएगा। यानी कि उन्होंने एक बंद जार में एक मोमबत्ती को रख दिया और एक चूहे को रख दिया, तो उन लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन यानी हवा में ऑक्सीजन नहीं थी, तो उससे लोग दोनों मर गए। लेकिन जब उन्होंने पुदीना यानी मिंट का पौधा रखा तो उसमें क्या हो गया, बेल जार में जब रखा तो उन्होंने पाया कि चूहा जीवित रहा और मोमबत्ती भी जलती रही। तो इस आधार पर प्रिस्टले ने एक निम्न परिकल्पना दी। उन्होंने कहा कि देखो भाई, जो जीवित जीव हैं और जो जलने वाली चीज़ें हैं जैसे मोमबत्ती, वो वातावरण को हरास कर रही थी, वातावरण को नुकसान पहुंचा रही थी। और जबकि जो पौधा मैंने लगाया, जैसे इन्होंने पुदीना का लगाया, तो पौधे जो हैं वो उसको क्या कर रहे हैं, उसको क्षतिपूर्ति कर रहे हैं, यानी कि जो क्षति हुई थी, जो ह्रास हुआ था, उसको भर रहा है। तो ये उन्होंने बताया कि पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जिन्हें सांस लेने वाले प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती कम कर देती है। अब उसके बाद देखो भाई, जॉन इंजन हाउस उनका नाम है। जॉन इंजन हाउस जो है, उन्होंने एक प्रिस्टले जो उन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था, उसी का एक सेटअप का उपयोग किया, जिसमें उसने एक बार अंधेरे में यानी कि एक पौधे को रखता है जो जलीय पौधे होता है और एक बार प्रकाश में रखता है ना। तो पौधे की इस प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश तथा हरी पत्ती अनिवार्य है। इससे इन्हें पता लगा कैसे, जब वो अंधेरे में रखते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि कोई भी मतलब चेंज नहीं आता, ऐसे पानी में बुलबुले नहीं उठते। लेकिन जब वो प्रकाश में उसको रखते हैं उसी जलीय पौधे को, तो पानी में बुलबुले उठते हैं और जो बुलबुले थे वो किसके थे, ऑक्सीजन के थे। तो उससे मालूम हुआ कि पौधे में सूर्य का प्रकाश और हरी पत्ती, क्योंकि पत्ती से निकल लेते बुलबुले, तो वो अनिवार्य होते हैं। अतः उसने यह दिखा दिया कि पौधे का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन को छोड़ सकता है प्रकाश की उपस्थिति में। तो हरा भाग जो है वो छोड़ सकता है, इससे इसने सिद्ध किया। अब उसके बाद जूलियस वॉन सेक्स एक्सपेरिमेंट क्या था। जूलियस वॉन सेक्स ने क्या बताया कि यह प्रमाण दिया, जब उन्होंने प्रमाण दिया कि जब पौधे वृद्धि करते हैं तो तब ग्लूकोज बनती है, ठीक है ना। यानी ग्लूकोज बनती है जब पौधे वृद्धि करते हैं, और ग्लूकोज प्रायः स्टार्च मंड के रूप में संचित होती है, ठीक है ना। किसके रूप में संचित होती है, ग्लूकोज स्टार्च और मंड के रूप में, है ना। उसके बाद उन्होंने क्या बताया भाई, देखो भाई, स्टार्च होती है उसमें क्या होता है, एक तो सरल ग्लूकोज की एक चेन होती है और एक थोड़ी जटिल होती है ना। जो 30 जो ग्लूकोज होते हैं जिसे हम अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं, वो कैसे होते हैं, शाखित होते हैं। और एक सरल होती है सीधी रेखा में, उसे अमाइलेज बोलते हैं, जो उसकी 250 ग्लूकोज के, इसी को स्टार्च कहते हैं। तो उसके बाद के अध्ययनों से उन्होंने यह पता लगाया कि पौधे का हरा पदार्थ, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, पौधों की कोशिकाओं में स्थित विशिष्ट भाग, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, में होता है। और उसने बताया कि पौधे के हरे भाग में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में संचित होते हैं। यानी कि उन्होंने भी हरे भाग, पौधे के हरे भाग के बारे में बताया कि वहाँ पर स्टार्च बंड बन रहा है। अब छठा जो एक्सपेरिमेंट है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, TW एंगलमान, ठीक है ना। क्या नाम है इनका, एंगलमान। इनके एक्सपेरिमेंट में क्या था कि उन्होंने एक प्रिज्म की सहायता से प्रकाश की स्पेक्ट्रमी घटकों में अलग अलग किया। जैसे प्रिज्म से 7 रंग की जो है प्रकाश निकलती है, जिसे हम विक्योर बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें उन्होंने एक हरे शैवाल को जिसका नाम था क्लेडोफोरा, है ना, क्लेडोफोरा को रखा और जिसे ऑक्सी बैक्टीरिया से निलंबन कर दिया, यानी इसमें ऑक्सी बैक्टीरिया भी डाल दिए जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। अब जब इसको इसमें डाला तो उन्होंने पाया कि बैक्टीरिया प्रमुखता यानी कि ज़्यादातर जो है कहाँ पर पाए जा रहे हैं, लाल और नीले जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्रकाश क्षेत्रों में एकत्रित हो गए थे। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम यानी श्वसन स्पेक्ट्रम वर्णित किया गया। अब इसको और अच्छे से हम समझेंगे आगे जाकर, है ना, क्यों ही यानी कि ब्लू और रेड में ज़्यादा जो है हमारे क्लेडोफोरा जमा हो गए और उसके बाद एरोबिक बैक्टीरिया जमा हो गए और वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा निकली थी, इस वजह से वो एरोबिक बैक्टीरिया वहाँ पर जमा हो गए थे। तो वहाँ वही क्यों हुए
और वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो में क्यों नहीं हो, और ग्रीन में तो बिल्कुल ही नहीं हो। तो ऐसा हम आगे देखेंगे। अब वेन नील एक्सपेरिमेंट देखेंगे। उन्होंने क्या बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित प्रतिक्रिया है, इसमें ऑक्सीकरणीय यौगिक यानी जैसे H2O और H2S जिसमें हम सल्फर बैक्टीरिया लेता है, इससे प्राप्त हाइड्रोजन, जो उससे प्राप्त हाइड्रोजन हो रही है, क्योंकि भाई जैसे H2O है तो उससे हमें मालूम है जल जो है 3 भागों में टूटता है, एक हाफ O2, एक 2 इलेक्ट्रॉन और एक 2 हाइड्रोजन आयन में, है ना। तो उससे प्रकाश और वर्णक की उपस्थिति में, जब ये हमने लिया H2O प्रकाश और वर्णक की उपस्थिति, प्रकाशीय संश्लेषण वाला, है ना, तो उससे क्या हुआ, उसकी उपस्थिति में ATP और NADPH क्या होती है, प्राप्त होती है, और जिसका यूज़ करके CO2 को अपचित करके कार्बोहाइड्रेट यानी C6H12O6 बनाते हैं, ठीक है ना। तो इससे देखो ये इस तरह से रिएक्शन है कि मान लो 2H2A में यानी ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी, और CO2 लिया, प्रकाश वर्णक की उपस्थिति में क्या होता है, यहाँ पर एक तो ये ग्लूकोज का एक CH2OH बना और H2O निकली और 2A यानी कि इसमें ऑक्सीजन सल्फर दोनों हो सकता है। तो इस तरह से होता है। तो इन्होंने ये सिद्ध किया जो हमने सबसे पहले वाले इसमें बताया था। और दूसरी चीज़, हरे पौधे जो या बैक्टीरिया में H2O हाइड्रोजन दाता है और ऑक्सीकृत होकर O2 देता है, यानी कि यहाँ पर फिर सिद्ध कर दिया कि जो H2O उसमें कौन है भाई, हाइड्रोजन दाता जो है वो ऑक्सीकृत होकर क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, और जबकि बैगनी जो बैक्टीरिया उसमें H2S हाइड्रोजन दाता है ना, और उत्पाद क्या है उनका सल्फर अथवा सल्फेट होता है, ना कि ऑक्सीजन होता है। अब उसके बाद इन्होंने निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष किया कि हरे पौधे जो हरे बैक्टीरिया द्वारा निकाली गई ऑक्सीजन जो है H2O से आती है ना, जो कि हमने सबसे पहली बार में बात करा था, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और जल प्राप्त होता है, जबकि जल से हमारा क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन बनती है, और हाफ ऑक्सीजन बनती है ना, ये भी एक तरह का प्रमाण है। अब देखो इसका एक और एविडेंस किसने दिया, पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, ये तो इन्होंने कथन दिए। अब एक्सपेरिमेंट किस करके दिखाया, रूबिन कामिन हासिद ने, ठीक है ना। इन्होंने ऑक्सीजन के आइसोट्रॉप, देखो हमें बताया समस्थानिक होते हैं हर परमाणु के, ठीक है ना, अलग अलग, जैसे कार्बन का होता है ना 7, 8, 6, है ना, इसी तरह से ऑक्सीजन का होता है 16, 18, ठीक है ना। और इसी का हमने केमिस्ट्री में देखा था कि जब हम इसका एक तरह से क्या बोलते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो उसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो वो तो केमिस्ट्री में आ गया। तो यही समस्थानिक लेके इन्होंने सिद्ध किया कि जो जल है H2O से ऑक्सीजन निकल रही है। कैसे, इन्होंने O16 को जो है CO2 में रखा और O18 को H2O में रखा, तो वही 12H2O वाली 18 वाली जो आइसोट्रॉप वाली थी, उससे हमें क्या प्राप्त होता है, 6O218, यानी कि इससे सिद्ध हुआ कि जो जल है उससे क्या बनी है, ऑक्सीजन। तो अभी हमने इतनी चीज़ें देखी हैं।